तो चलिए देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोलता है, इसमें क्या दिया गया है हमको। फॉर अ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ आर n1 एंड n2। तो प्रिज्म के आधे हाफ का n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है और यहाँ पे बोला है कि n2 n1 से बड़ा है। एज शोन इन फिगर, the angle of incidence I is chosen such that incident ray have minimum deviation। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ऐसी है कि रे के पास जो डेविएशन रहेगा मिनिमम रहेगा जब n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू दोनों 1.5 सेम मीडियम रहेंगे। इन केस ऑफ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 इक्वल टू n और n2 इक्वल टू n प्लस डेल्टा n, जबकि डेल्टा n बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ये जो मीडियम्स अलग अलग है लेकिन बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है वो i प्लस डेल्टा ई हो जाता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये रिफ्रैक्ट होके जाएगी और हमें पता है कि कैसे निकालेंगे हम। तो n1 यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 यानी कि 1.5 इंटू साइन आर। ओके, ये इस तरह से आएगा। और हमें पता है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे r1 और r2 इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जबकि कंडीशन बोली है कि मिनिमम डेविएशन, तो जब डेविएशन मिनिमम होता है तो ये दोनों r इक्वल हो जाते हैं। और चूँकि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है तो r कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो हम ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करके एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है वो पता कर सकते हैं। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 30। साइन आई इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 30 1/2 होता है। तो साइन आई इक्वल टू 0.75। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि फिक्स है सारे केसेस में वो आ चुका है। अब हमको अगले केस में क्या कहा है कि अगर ये इक्वल है तो मिनिमम डेविएशन ये हमने लिख लिया। अब बोला है फॉर द केस ऑफ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसका n से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि ये 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1.5 प्लस थोड़ा सा और ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रे इसी तरह आएगी, ये एंगल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली अगर ये एंगल हमने जो कैलकुलेट किया है कि ये एंगल हमारा कितना आया है 30 डिग्री आएगा। बस जब रे यहाँ से बाहर निकलेगी तो एंगल ऑफ एमर्जेंस वो कह रहे हैं कि वो आई प्लस डेल्टा ई होगा। उसका कारण ये है कि मिनिमम डेविएशन में आई और ई इक्वल होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ई में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो उस केस में अगर मैं यहाँ और यहाँ के लिए फिर से कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि n2 साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ एमरजेंस आई प्लस डेल्टा ई। ओके, तो n2 की वैल्यू है n, यानी कि ऑलरेडी दिया है 1.5 प्लस डेल्टा n साइन 30 1/2। यहाँ पर हम साइन a प्लस बी अप्लाई कर देंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और जो कि डेल्टा e बहुत छोटा है तो साइन i तो हमको पता है 0.75 इसकी वैल्यू है, हमने निकाल ली है। कॉस डेल्टा e बहुत छोटा है, और अगर डेल्टा e बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली कॉस फॉर नियरली इक्वल टू 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। कॉस आई, साइन आई अगर 0.75 है तो कॉस आई की वैल्यू रहेगी √1 माइनस 0.75 का स्क्वायर। √0.75 का स्क्वायर करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो क्यों ना हम
0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं, तो हमको पता है, तो हम इसको शॉर्टकट ले लेते हैं, ऐसे कर देंगे 9/4 या 16, और 16 माइनस 9 हम जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे cos i वाला जो एंगल है उसकी जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी 16 - 9, ओके। और 16 में से 9 चले गए तो यहाँ आ जाएगा √7/4, तो मैं इसे √7/4 लिख देता हूँ। साइन डेल्टा ई बहुत छोटा है, तो साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट एंगल, तो साइन डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा। हम ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 1/2 प्लस डेल्टा एन इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस डेल्टा एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75 प्लस √7/4 इंटू डेल्टा ई। 0.75 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और डेल्टा एन की वैल्यू आती है √7/2 डेल्टा ई। ये डेल्टा एन और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन आ गया है। अब हम एक एक करके ऑप्शन यहाँ चेक कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा एन। तो अब ऑप्शन ए के बारे में यदि हम सोचें तो क्लियर दिख रहा है कि डेल्टा एन जो है वो √7/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई है, और √7 की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर रहेगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि डेल्टा एन की वैल्यू डेल्टा ई से ज़्यादा है। ऑप्शन बी, डेल्टा ई इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज डेल्टा एन एंड डेल्टा ई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ए सही है, बी सही है, ओके। आगे, डेल्टा ई लाइज बिटवीन दिस टू दिस, इफ डेल्टा एन अगर इतना है तो ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू है 2/√7 टाइम्स ऑफ डेल्टा एन। रैशनलाइज हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू √7 की वैल्यू। तो √7 किसके पास में आता है अप्रोक्सीमेटली, वो हमको देखना है। तो देखिए हमें पता है कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। मतलब एक बात तो पक्की है कि रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में है। जैसे अगर अपन 2.5 देखेंगे तो 25 का स्क्वायर 6.25 होता है, जो इससे दूर चला गया, 7 से थोड़ा कम है। तो हम 26 करके देखते हैं, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 2.6 इंटू 2.6, 6 × 6 = 36, 3 कैरी, 6 × 2 = 18, सॉरी 6 × 2 = 12 प्लस 3 15 प्लस 2 इंटू 26 विल बी 52। तो ये 6 5 6 7 5 + 1 6 हो जाएगा, 676 डेसिमल पॉइंट 2 के बाद 676.76, जो कि इसके काफ़ी क्लोज है। तो डेफिनेटली ये 2.6 के आसपास ही रहेगा, बट सेफर साइड हम 2.7 का भी स्क्वायर करके एक बार देख लेते हैं, ओके। तो 2.7 इंटू 2.7, 7 7 = 49, 4 कैरी, 7 2 = 14 प्लस 4 18, 2 7 = 14, 1 कैरी, 2 2 = 4 प्लस 1 5, तो ये कितना आता है 9, 8 + 4 12, 1 कैरी, 5 6 7 729। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये 2.6 और 2.7 के बीच में है, तो हम इसको, लेकिन 2.7 से छोटा है, तो हम यहाँ पे √7 की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं 2.65 के आसपास। 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 से यदि ये मल्टीप्लाई होता है तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/7 इंटू डेल्टा एन की वैल्यू लेना है 2.8 10⁻³ इंटू 2.65, 7 4 = 28, तो ये 0.4 हो जाएगा, 2 4 = 8 हो जाएगा 0.8, और हम 265 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 = 40, 4 कैरी, 8 6 = 48
प्लस 452 5 कैरी 8 2 16 प्लस 5 21। ओके, तो पूरा ये मल्टीप्लिकेशन 2120 आता है डेसिमल पॉइंट कितने के बाद, 2 और एक 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ रेडियन, तो 2.1 मिली रेडियन। तो ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी गलत रहेगा। और ये सारे आंसर्स इसके आते हैं। थैंक यू।